नमस्कार। आज हम नव नियतिवाद या नव पर्यावरणवाद पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले के जो वीडियोस थे उनमें हमने नियतिवाद और संभववाद के बारे में विस्तार से जाना, और उन दोनों को समझने के बाद हम यह कह सकते हैं कि जो नियतिवादी थे उन्होंने मनुष्य को या ह्यूमन को पूरी तरह से नेचर के या प्रकृति के कंट्रोल में माना, और उन्होंने ये कहा कि प्रकृति के सामने मनुष्य जो है वो केवल मात्र दास की भांति है, यानी एकदम असहाय है, हेल्पलेस है। और इसके विपरीत यानी इसके अगेंस्ट जो इस विचारधारा पनपी या जन्मी वो थी संभववाद, या तो संभववादी जो थे उन्होंने नियतिवाद के बिल्कुल विपरीत ये कहा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का विजेता है, यानी प्रकृति मनुष्य के सामने एक प्रकार से असहाय है, और मनुष्य जो है वो एक निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय एजेंट है, अभिकर्ता है, जो जैसे चाहे वैसे वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो नियतिवादी और जो संभववादी विचारधारा है दोनों ही एक तरह से चरमपंथी हैं, चरमवादी हैं। और इन दोनों जो एक्सट्रीम थी, यानी एक जहाँ कह रही कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, और दूसरी तरफ संभववादी कह रहे हैं कि मनुष्य सर्वे सर्वा है, यानी सबसे बढ़ के हैं, वो ही कंट्रोल कर रहा है। तो इन दोनों विचारधाराओं का जो एक्सट्रीम था, दोनों का जो चरम था, इनके बीच का रास्ता निकालते हुए, इन दोनों के मध्य का या इन दोनों में समन्वय करवाते हुए तीसरी जो विचारधारा संभववाद के बाद में सामने आई उसे नवनियतिवाद कहा जाता है, न्यू डिटर्मिनिज्म। तो एक तरह से देखा जाए तो ये विचारधारा, इन दोनों जो चरमपंथी विचारधाराएं थीं उनके बीच की अवधारणा है, जिसका प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने किया था, और इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। नवनियतिवाद को अन्य जिन नामों से जाना जाता है उनमें मुख्य हैं वैज्ञानिक नियतिवाद यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म, दूसरा है रुको और जाओ नियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, आधुनिक नियतिवाद, प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, और जॉर्ज टेथम ने इसे व्यवहारिक या क्रियात्मक संभववाद, प्रैग्मैटिक पॉसिबिलिज्म के नाम से पुकारा। अब हम आते हैं नवनियतिवाद के अर्थ पे, मीनिंग ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नवनियतिवाद यानी नया नियतिवाद, अर्थात जो नियतिवाद हम पहले पढ़ चुके हैं उसका ये नया स्वरूप है, संशोधित स्वरूप है, एक तरह से रिफाइंड फॉर्म है उसकी, और जो हमारे डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसके ज़्यादा पास में है। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि जो नियतिवाद और संभववाद की जो सीमावादी विचारधाराएं थीं, यानी चरमपंथी जो विचारधाराएं थीं, उन दोनों के बीच का यह मार्ग है या अवधारणा है जो दोनों का मेल करवाती है। इस विचारधारा के अनुसार यानी नवनियतिवाद के अनुसार प्रकृति का न तो मानव पे पूर्ण नियंत्रण है, यानी ना तो नेचर पूरी तरह से मैन को कंट्रोल कर रही है, और ना ही मैन जो है वो पूरी तरह से नेचर को कंट्रोल कर रहा है या जीत पा रहा है। इस विचारधारा के अनुसार नेचर मानव के सम्मुख यानी मैन के सामने कुछ बाउंड्री सेट कर देती है, कुछ सीमाएं निर्धारित कर देती है, और मनुष्य को यानी मानव को अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है, अपनी जो पसंद है और अपनी जो चॉइस है उसके अनुसार उन सीमाओं में रहकर अगर वो कार्य करता है तो वो उसके लिए सर्वोत्तम होता है। इसी
संदर्भ में अगर हम राजस्थान की बात करें तो प्रकृति ने यहाँ पे भी कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, जैसे कि यहाँ पे शुष्क जो वातावरण है, वर्षा कम होती है और जो सिंचाई के साधन हैं उनका अभाव है। तो यहाँ पे रहने वाले मानव समुदाय के लिए जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो सीमाएं हैं उन्हीं में कुछ संभावनाएं हैं, जैसे कि यहाँ जो शुष्क खेती है वो की जा सकती है, यहाँ पशुपालन किया जा सकता है। तो ये जो संभावनाएं हैं इनमें से मनुष्य के लिए कौन सी संभावना का चयन करना है, यह मनुष्य की खुद की जो क्षमता है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो चॉइस है उस पे निर्भर करता है। और एक जो समझदार जो मनुष्य होता है वो हमेशा प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं में से सर्वश्रेष्ठ जो है उसका चयन करता है। तो यदि हम चाहें कि प्रकृति की सीमाओं में रह के ही हमें कार्य करना है तो यहाँ के निवासियों के लिए जो यहाँ की शुष्क खेती है, जिसमें कि बाजरा और गंवार, मूंग, मोठ, तिल जैसी फसलें हैं, उनकी खरीफ की खेती की जा सकती है जो वर्षा पे आधारित है। और इसके साथ ही साथ पशुपालन भी किया जा सकता है। लेकिन यदि मानव समुदाय ये चाहे कि नहीं हम यहाँ पे कपास की खेती करेंगे या चावल की खेती करेंगे, तो वो एक प्रकार से क्या होगा, प्रकृति के द्वारा निर्धारित जो सीमाएं हैं उनसे परे हटने या उनके बाहर जाने की बात होगी। और अगर हम वैसा करते हैं तो उसके कारण हमें उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, कि सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें जो भूगर्भ जो जल है उसका दोहन ज़्यादा करना पड़ेगा या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके बदले में जो हमें रिटर्न मिलेगा वो उतना नहीं हो पाएगा जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक समझदार जो मनुष्य होता है या मानव होता है वो हमेशा प्रकृति के द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं उनमें रह के वो जो सर्वोत्तम संभावना है उसका चयन करता है। नवनियतिवाद के अनुसार मानव प्रगति के लिए आवश्यक है कि मानव प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे। उसे कंट्रोल करने की बजाय या उस पे विजेता बनने की बजाय मनुष्य को ये चाहिए कि वह उससे कॉपरेशन ले, हेल्प ले उसकी, वो एक तरह से। और अब हम बात करते हैं नवनियतिवाद के विकास की। तो जहाँ तक नवनियतिवाद के विकास की बात है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो भूगोलवेत्ता थे उनकी आस्था संभववाद में थी, और धीरे धीरे जो संभववादी विचारक जो थे उन्हें भी अपनी विचारधारा की जो कमियां थी वो उनके सामने आने लगी। और जो पुराने जो नियतिवादी लोग थे उनको भी ये लगने लगा कि ये पुराना जो नियतिवाद है वो वर्तमान समय में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तब नवनियतिवाद की नींव पड़ी, जिसमें जो सारे भूगोलवेत्ता थे उनमें उन्होंने मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप्स जो हैं, मनुष्य और पर्यावरण के जो अंतर संबंध हैं उनके संबंधों के बारे में उन्होंने कंट्रोल जो शब्द था यानी नियंत्रण जो था उसके स्थान पे वो प्रभाव या इन्फ्लुएंस, अनुक्रिया या रेस्पॉन्स और समायोजन यानी एडजस्टमेंट जैसे जो शब्दों का वो प्रयोग करने लगे। तो नवनियतिवाद का जो समय है हम मान सकते हैं कि प्रारंभ हो गया था। नवनिश्चयवाद की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलियाई जो जियोग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर उन्होंने प्रस्तुत की, और उन्होंने 1920 के दशक में सबसे पहले ये तर्क दिया कि ऑस्ट्रेलिया में जो कृषि और अधिवास की जो सीमाएं हैं वो भौतिक पर्यावरण के जो कारक हैं जैसे कि वर्षा की मात्रा आदि के द्वारा वो कंट्रोल्ड हैं। लेकिन उस टाइम पे किसी ने ग्रिफिथ टेलर की इस बात पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में आगे चल के 1948 में उनकी बुक आई ऑस्ट्रेलिया, और 1951 में उनकी जो दूसरी बुक आई ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, तो उसमें उनके इस बात को सब लोगों ने माना और स्वीकार किया कि
किसी भी देश के लिए, यानी कोई भी, ये बातें उनकी वैसे तो विशेषतः ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में थी, लेकिन ये किसी भी देश पे लागू की जा सकती हैं कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे अच्छे जो कार्यक्रम होते हैं या जो प्रोग्राम होता है, एक तरह से वो प्रकृति द्वारा निश्चित किया गया होता है। और वो जो प्रोग्राम प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है या जो सीमाएं प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनमें जो भूगोलवेत्ता या जो ज्योग्राफर्स है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो उस जो पूरा प्रोग्राम है उसको वो एक्सप्लेन करे, उसकी व्याख्या करे। इसके लिए ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म जो था उसकी अवधारणा दी। एक तरह से उसे समझाते हुए उन्होंने लिखा कि ह्यूमन जो है, मैन जो है, एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर के जैसे है। वो एक चौराहे पे खड़ा है जो किसी भी शहर के जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो मनुष्य क्या कर सकता है, ट्रैफिक कंट्रोलर क्या कर सकता है, वो जो जितने भी वाहन हैं या जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी वो स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, लेकिन वो उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता है। उनके जो जाने की जो दिशा है उसको वो नियंत्रित नहीं कर सकता। वो उन्हें रुकने के लिए कह सकता है, थोड़ी देर ठहर के, सोच के और फिर आगे बढ़ने के लिए कह सकता है, लेकिन वो उनका रास्ता पूरी तरह से बाधित करके और उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। तो उसी प्रकार से उन्होंने ये कहा कि मनुष्य भी इसी प्रकार से कार्य करता है। मानव प्राकृतिक वातावरण के संबंध में यातायात नियंत्रक की भूमिका अदा जब कर रहा है तो वो प्रकृति प्रदत्त योजना के अनुसार विकास की गति तीव्र या धीमी कर सकता है। यदि विकास या आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक तथ्य अनुकूल नहीं है तो मानव उस कार्य को थोड़ी समय के लिए रोक के रख सकता है, लेकिन मानव किसी भी अवस्था में प्राकृतिक पर्यावरण की योजना के विपरीत जाके कार्य नहीं कर सकता। मानव प्राकृतिक योजना के अनुसार ही कार्य को धीमा या तीव्र गति से करता है, उसे रोक भी सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है यानी चतुर है तो वो प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही कार्य करेगा और जो प्रकृति है उसका सहयोग प्राप्त करेगा। इसे आगे और स्पष्ट करते हुए ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि मानव किसी देश की उन्नति को तीव्र या कम कर सकता है, वह उसे रोक सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे भौतिक वातावरण द्वारा निर्देशित पथ से दूर हटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम पहले ये बात कर चुके हैं। तो इसके एग्जाम्पल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हॉट डेजर्ट हैं, तो यदि हम वहाँ पे बिना पानी का अरेंजमेंट किए, बिना सिंचाई की व्यवस्था किए अगर हम गन्ने की या चावल की खेती करना चाहें तो वो एक प्रकार से जो है वो मूर्खता ही होगी। और अगर हम टुंड्रा जैसे जो शीत मरुस्थल हैं वहाँ पे अगर हम बिना तापमान को कंट्रोल करे हुए गेहूं की खेती करना चाहें तो वो भी एक प्रकार से जो है मूर्खतापूर्ण कार्य ही होगा। और इन सभी जो कार्य हमने अभी बात जिनकी की है उनमें हम अगर संभववादियों की दृष्टि से देखें तो छोटे से क्षेत्र में तो इन पे या जैसे ग्रीन हाउस जैसी व्यवस्था करके तो इनमें थोड़ी बहुत सफलता पाई जा सकती है, लेकिन अगर लंबे समय की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ऐसा करना अभी वर्तमान स्थितियों में तो संभव नहीं है। तो मनुष्य जो है वो शॉर्ट टर्म में तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि संभववादी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी जब दीर्घकाल की बात आती है तो मनुष्य को प्रकृति की जो सीमाएं हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, उनमें उनका जो है हमें पालन करना पड़ता है। और इसी संदर्भ में आगे टेलर ने ये भी बताया कि किसी भी पर्यावरण में यानी कहीं का भी जो वातावरण है उसमें कहीं पे भी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, असीमित संभावनाएं नहीं होती, और जो सीमित संभावनाएं होती हैं उनमें से हर संभावना की एक कीमत होती है, एक हमें उसकी लागत चुकानी पड़ती है। और जो समझदार मनुष्य है वो हमेशा क्या करता है, जो उपलब्ध
जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके द्वारा जो हमें संभावनाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, उनमें से किसका चयन करना है, चयन करने से पूर्व उनकी कीमत या जो उनसे होने वाली लाभ या हानि है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए मुझे क्या कीमत देनी पड़ेगी, उसके पहले एक कैलकुलेशन कर लेता है और उसके बाद उनका चयन करता है। जैसे मैंने इससे पहले बताया भी था कि राजस्थान के संदर्भ में अगर हम जो शुष्क प्रदेश हैं उनमें चावल की खेती की बात कर रहे हैं तो हमें सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या हमें जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो हम अगर चावल की खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें इतना जो अरेंजमेंट करना पड़ रहा है उसके लिए हमें कीमत देनी पड़ेगी। तो वो कीमत जो हम चुकाएंगे उसके बाद में जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो जो निकल के सामने जो आएगा, अगर हम उन दोनों की अगर हम तुलना करें तो अगर वो हमारे लिए लाभदायक है, यानी जितना हमने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा हमें अगर रिटर्न मिल रहे हैं, तब तो इस प्रकार से चावल की खेती करना जो है वहाँ का जो मानव समुदाय है उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जितना इन्वेस्ट किया है रिटर्न उससे कम है तो वो तो उसके लिए नुकसानदायक हो गया। तो ऐसी जो संभावना है, ऐसी किसी संभावना का चयन तो फिर बेकार हो गया। और ये जो संभावनाएं हैं, जितनी भी संभावनाएं हैं, इनमें हम जो लाभ और हानि और कीमत की जो बात कर रहे हैं वे आर्थिक तो हैं ही, इसके साथ प्राकृतिक जो है उसकी भी जो सीमाएं हैं उसमें भी उसकी क्या लागत है कि यदि हम जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो आगे आने वाले कुछ वर्षों पश्चात वहाँ का जो वाटर टेबल है वो नीचे चला जाएगा। तो जितनी भी संभावनाएं हैं उनमें से प्रत्येक संभावना के संदर्भ में हानि, लाभ और उसकी कीमत का अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके ही मनुष्य को जो सर्वश्रेष्ठ संभावना है, सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें भी कम से कम जिनमें हम क्षति पहुंचाए बिना हम हमारी संभावना की पूर्ति कर सकें और जो प्राकृतिक वातावरण वहाँ पे उपलब्ध है उसका हम सहयोग ले सकें, तो ऐसी संभावना का हमें चयन करना चाहिए। ग्रिफिथ टेलर ने इसी बात को आगे इस तरह से भी एक्सप्लेन किया कि जो पॉसिबलिस्ट जो हैं या संभववादी जो विचारधारा है वो टेम्परेट रीजन यानी जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो है उसमें जन्मी, और वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है यानी शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पे असीमित संभावनाएं होती हैं। किंतु अगर विश्व के जो अन्य प्रदेश हैं या अन्य जो देश हैं, जैसे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बात की, तो वहाँ पे जो संभावनाएं थी वो बहुत सीमित थी और प्राकृतिक वातावरण का जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि इतनी जो असीमित संभावनाएं हैं वो पृथ्वी पे प्रत्येक भाग में उपलब्ध नहीं हो पाती।